नमस्कार। और सबसे पहले भाई प्रियंवल जी और उनकी टीम को चित्तौड़गढ़ की जनता की ओर से, यहाँ साहित्यकार की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने चित्तौड़गढ़ को चुना। चित्तौड़गढ़ विश्व प्रसिद्ध नगरी है। ये वीरता और विद्वत्ता दोनों में जानी जाती है। मुनि जिनविजय जैसे, हरिप्रभ सूरी जैसे और ऐसे कई विद्वान हो चुके हैं। इसलिए इनकी प्रियंवल जी की टीम और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सुव्यवस्था की, एकदम 5 स्टार आलीशान व्यवस्थाएं की हैं। मैं पता नहीं कौन सी किस्मत लेके जन्मा हूँ कि जहाँ सेमिनार में जाता हूँ मुझे सबसे अंत में खड़ा किया था। ये मेरे लिए संकट है, संकट को मैंने ठीक से सहन किया है। जेठों में मेरे साथ एक बार आगे रहने की कोशिश थी। अभी कोटा में 5-6 नंबर पर अकादमी की सेमिनार उसमें भी यही हुआ और यहाँ भी यही हुआ। तो ये सबसे अंत में बोलना, सुविधा कम है, दुविधा ज्यादा है, संकट और जोखिम ज्यादा है। मेरी जैसी आदत और मेरा स्वभाव है, मेरी प्रकृति है, मैं उन गंभीर तथ्यों को जो छोड़ दिए गए हैं आचार्य जी के द्वारा जीवन सिद्ध द्वारा उन्हें उठाऊंगा तो रह गए और बहुत जरूरी है सृजन के लिए और क्षितिज को समझने के लिए। पहले क्षितिज को ही ले लें। क्षितिज के लिए मैं नया अर्थ निकाला जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। क्षिति कहते हैं पृथ्वी को, धरती को। धरती से जन्मी जो चीजें हैं उनसे जुड़ाव वो छोड़ दीजिए आयाम को, लेकिन सृजन और क्षितिज, जय मैंने जन्म लेना, जलज पंकज, ये सब आता है। क्षितिज धरती से जुड़ी हुई, धरती से जन्म लेने वाली समस्याएं, दुख और मनुष्य की सारी संवेदनाएं बात उसकी क्षितिज के बाद। तो सृजन का उससे सीधा संबंध बैठ रहा है, जिसके बावजूद भी भाई लोगों ने क्षितिज पर भी विवाद होता है। तो ये उनकी अपनी समझ हो सकती है। ये जो संगमन 24 से बड़ा प्यारा टाइटल है। केवल संगम होता तो राज कपूर की फिल्म याद आ जाती संगम, उसको कोई अर्थ नहीं था। संगम होगा कि नहीं, तो संगम शब्द को गड़बड़ कर दिया। संगमन बड़ा महत्वपूर्ण गम धातु है। इससे मुझे उपनिषद की भक्ति याद आई। संगच्छत्वम संवदत्वम संवय मनांसि जायता। हम साथ साथ चलें, जो साहित्यकारों के लिए बहुत जरूरी है। संगच्छत्वम संवदत्वम, साथ साथ बोलें, विमर्श करें। देखिए सारी बातें मैच कर रहे हैं। संभो मनांसि जायता, हमारे मन भी एक जैसे हो। विचार एक जैसे होना जरूरी नहीं, हमारे मन एक जैसे हो। हम सब रचना धर्मी हो, हम सब एक जैसी अन्याय और उसके विरोध की मानसिकता वाले हैं। मन हमारे संभो मनांसि जायता, बहुत बढ़िया बात है। विचार भिन्नता भारतीय चिंतन के स्वास्थ्य का लक्षण है। विचार भिन्नता, मत भिन्नता चारवाक तो ऋग्वेद के समय से चल रहा है, तो यहाँ चलना तो जरूरी है। मैं उन गंभीर चीजों को उठाना चाहता हूँ मेरी सीमा में, होती की सीमा में। एक तो भाषा और शब्द पे मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ, जो बहुत जरूरी इसलिए है कि साहित्य सृजन का मूल आधार भाषा, भाषा का मूल आधार शब्द, शब्द का आधार अक्षर। न क्षरती के अक्षर है, जो कभी क्षरित नहीं होता वो अक्षर है। शब्द तो फिर भी क्षरित हो सकते हैं। पृथ्वी के प्रलय हो जाने के बावजूद भी अक्षर अंतरिक्ष में रहेंगे, ऐसे मान्यता। 3-4 ऐसे वैयाकरण हुए हमारे देश में, जो जर्मनी में जितना भाषा पे काम हुआ, वेदों में जितना काम हुआ, उससे बढ़कर यहाँ जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता विद्वानों को मैं नाम लेना चाहता हूँ। सबसे पहला नाम है पाणिनि, जिनका अष्टाध्याय है। दूसरा है कात्यायन और तीसरा नाम है पतंजलि, जिनका महाभाष्य है। और चौथे हैं भर्तृहरि। उनको शतकत्रय के रूप में जानते हैं, तीनों शतक लिखे हैं, वैराग्य और वगैरह। भर्तृहरि जितने बड़े भाषा वैज्ञानिक हैं, उनके सामने उनका काव्य भी फीका है। तो उनकी रचना है वाक्य पदीयम। भर्तृहरि का महान भाषा वैज्ञानिक दर्शन का व्याकरण है। उसका पहला श्लोक देखिए, वो शब्द के बारे में है, न सोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमाकृते अनुवित्त विवज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं जो शब्द से लिपटी हुई न हो, शब्दान्वित न हो। ऐसा कुछ भी नहीं दुनिया में।
सर्वम शब्देन भासते। हम मौन रहेंगे तब भी शब्द काम करेगा, हम चिंतन करेंगे चुप रहेंगे तब भी शब्द काम करेगा, हम बोलेंगे तब भी शब्द काम करेगा। शब्द पर भाषा पर इतना गंभीर चिंतन, मैं आपको एक दो उदाहरण और दूं। वाणी के हमारे यहाँ 4 वेद माने। ऋग्वेद में भाषा और शब्द पर 5-7 मंत्र हैं, तो उनको मैं नहीं यहाँ लाना चाहता, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वाणी के 4 भेद। सबसे पहले परा वाणी जो नाभि के पास रहती है, और फिर पश्चिमी वाणी जो हृदय के पास रहती है, और मध्यमा वाणी जो कंठ में रहती है, और वैखरी वाणी जो मुंह से निकलती है कान तक पहुंचती है। तो ये इतना वाणी का इतना हायरार्की, इतना स्तर है, ये भारतवर्ष में आपको मिलेगा। कहां से फिर शुरू किया? परावाणी वो है, उसकी उपमा दी है जैसे दूध पी करके शिशु गहरी नींद में सोया हो, ऐसे हमारे शब्द और अर्थ सोए रहते हैं नाभि के पास। पश्चिमी में शब्द और अर्थ का मिलन होता है और अभिव्यक्ति की कामना होती है, तो यह कंठ में मध्यमा वाणी के स्तर पर पहुंचते हैं, जहां शब्द अर्थ जागृत हो जाते हैं, वैखरी से प्रकट होते हैं। फिर उच्चारण स्थानों पर कहना ही नहीं, मूर्धा वगैरह ऐसे सारे चीजें। तो ये परा, पश्चिमी, मध्यमा और वैखरी, वैखरी शब्द का भी प्रचलन में सब जानते हैं इसको। एक और मैं आपको अच्छी बात बताऊं, एक पाणिनि शिक्षा नाम का ग्रंथ है। पाणिनि शिक्षा मतलब पाणिनि के द्वारा रचित नहीं है, लेकिन पाणिनि के किसी भाई ने रचा, और चूंकि पाणिनि शिक्षा शास्त्र के महान व्याख्याता थे, इसलिए उनको शिक्षा दी। हमारे यहाँ वेदों को समझने के लिए 6 डिसिप्लिन बनाए गए, उसमें शिक्षा सबसे पहले, और वैदिक समय में शिक्षा का मतलब था साइंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण विज्ञान, ये शिक्षा का मतलब था, एजुकेशन नहीं था, शिक्षा। तो ये जो शिक्षा है पाणिनि शिक्षा, उसका एक मैं आपके सामने मंत्र रखा, बहुत बढ़िया है वो, मुझे बहुत पसंद आया, पढ़ते याद हो गया। आत्मा बुद्ध्या समेत अर्थान मनोयुक्ते विवक्षया मनः कायात्महन्ति स प्रेरयति मारुतम मारुतस्तूलस्य चरण मंद्रं जनयति स्वर। ये साइंस है उच्चारण। आत्मा बुद्ध्या समेत, आत्मा के सान्निध्य में, यहां मैं कहना चाहूंगा जिनको ईश्वर और आत्मा शब्द स्वीकार नहीं, कोई बात नहीं, आत्मा की जगह पर चेतना ले लो, कॉन्शियसनेस, हमारी जो चेतना है उसके सानिध्य में बुद्धि, चेतना के सानिध्य में बुद्धि चाहती है कि कुछ कहा जाए, कुछ बोला जाए, कुछ अभिव्यक्त किया जाए। आत्मा बुद्धिया समेत करता मनोयुक्ते विवक्षया, वह बुद्धि मन को प्रेरित करती है कि भाई तुम आगे बढ़ो, हम चाहते हैं कि बात कही जाए। बुद्धि मन को प्रेरित करती है, मन बॉडी की एनर्जी को आमंत्रित करता है। स कायाग्नि को आमंत्रित करता मन कि तुम कुछ कहो। सब प्रेरित मार्ग, वो जो कायाग्नि है, बॉडी की एनर्जी है, वो भीतर से वायु को प्रेरित करती है। 5 प्रकार की वायु शरीर में, तो बाहर निकल के कुछ कहा जा सकता है। सब प्रेरित मारुतम मारुतस्तूलस्य चरण, वह मारुत, वह हवा, वह पवन कंठ में से होते हुए लिरिक्स को पास करके जब बाहर निकलता है, मंद्रम जनयति स्वरा, तो शब्द उत्पन्न होता है बड़े। इतना गंभीर और गूढ़ चिंतन भाषा को लेकर के, ये अपने आप में बहुत ही देखने की बात है। शब्द जीवित इकाई है, इसलिए शब्द को हंस खेल में नहीं लेना चाहिए। शब्द विनाशक भी है और शब्द पुजाता भी है। रहीमन जिह्वा बावरी कहीं के सड़क बता, आप के भीतर कोई जूती खा कपा। शब्द से आप जूते खा सकते हैं, शब्द से आप माला कह सकते हैं, शब्द से आप चरण छुआ सकते हैं, शब्द से आप मोहित कर सकते हैं, जैसे विवेकानंद ने शिकागो में किया। तो शब्द को जीवित इकाई माना जाए, इसके खतरे भी हैं। शब्द जो खास करके हमारे भारतवर्ष में, जहाँ एक एक शब्द के कई अर्थ हैं, जैसे धर्म के 12 अर्थ हैं और सत्य के भी कई परिभाषाएं हैं, तो आप कौन सा अर्थ लगाएंगे, कॉन्टेक्स्ट प्रकरण से तय होगा। इस खतरे को भांपते हुए जो आदि शंकर हुए, शंकर भगवत का 1300 वर्ष पहले, उन्होंने आगाह किया वक्ताओं को, बोलने वालों को, खास करके जो तालियां बजवा देते हैं, लच्छेदार भाषण देते हैं, उसके लिए भी कहा है वाह वाह, मैं फिर रोक ली, मजा आ गया साहब। तो उस चालाकी को भी शंकर ने पकड़ा है। पहले भी ऐसा होता था, शास्त्र होते थे। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारण, ये शंकर के विवेक चूड़ामणि का ग्रंथ है, उसमें बात कही। शब्द जालम महारण्यम,
ये शब्दों का भयानक जंगल, शास्त्रों का तर्क वितर्क, कॉन्ट्राडिक्शंस, इसमें आदमी फंस जाता है। शब्द जाल महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम तस्मात् प्रयत्नात् ज्ञातव्यम तत्त्वज्ञातत्वमात्मनः। इसलिए सुविधा यह है कि किसी परम ज्ञानी के चरणों में बैठ करके रहस्य की बात पूछ ली जाए, बजाय शास्त्रों के चक्कर में पड़ने की। साथ कंफ्यूजन करते हैं। मेरे को भी ये अड़चन आई, तो मैंने एक हथियार उठाया जो मेरा गॉड गिफ्ट है। शास्त्र से बड़ी शक्ति मनुष्य के पास है विवेक। ये विवेक शास्त्र से बड़ा है। इस विवेक को आप साथ रख के समझेंगे तो शास्त्र में कभी कंफ्यूज नहीं होगा। एक और शंकर का वैसे श्लोक विवेक चूड़ामणि से देखिए, जो महफिल लूटने वाली बात उसमें उन्होंने कहा, सावधान किया है कि बहुत तालियां बजवाने वाले और महफिल लूटने वाले, उनके पास क्या करेंगे होती है। वाक वैखरी, शब्द झड़ी, शास्त्र व्याख्यान कौशलम, वैदुष्यम विदुषाम तद्वत् भुक्तये न तु मुक्तये। ये जो शब्द का झरना है, धारा शब्द निकले, क्या वक्तृता है, सुने जाओ सुने जाओ। तो ये वाक वैखरी, शब्द झड़ी, शास्त्र व्याख्यान कौशलम, वैदुष्य, विद्वान की जो विद्वत्ता है, ये विद्वत्ता कहीं कोई बहुत बड़ा परिणाम नहीं देती। ये मनोरंजन के लिए भी हो सकती है, सांसारिक व्यावहारिक बातों के उपभोग के लिए भी हो सकती है, और साहित्य के गरिमायुक्त बातों के लिए भी हो सकती है। तो इसके शब्द की वैखरी की उत्पत्ति के बहुत सारे परिणाम होते हैं, उनको जानना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात पसंद आई। एक शब्द उन्होंने उठाया, बाणभट्ट की आत्मकथा में है शायरी। भाषा को उन्होंने, भाषा से हजारी प्रसाद भी परेशान थे। संविद रूपा महामाया विशेषण दिया। देखिए संविद रूपा महामाया, संविद ठीक प्रकार से ज्ञान देती है ऐसी, लेकिन महामाया भी है। महा के साथ माया जुड़ा हुआ, तो भाषा मायिक भी है। भाषा में भ्रमा सकती है, भाषा में उलझा सकती है। और अज्ञेय तो ये कहते हैं दो शब्दों के बीच जो मौन है उसका भी अर्थ होता है। और उपनिषद तो यहाँ तक कहते हैं आप भाषा से क्या कह सकते हैं। कबीर का कथन देखिए, कबीर जो है कहते कहते परेशान हो गए, मैं तुम्हें कहा मैं कह नहीं सकता। उनकी लाइन देखिए, बोलना का कहिए रे भाई, बोले तो तत्व न साई। क्या बोलना है, क्या कहना है, जो मैं बोलना चाहता हूँ बोलते बोलते तो तत्व नष्ट हो जाता है, कुछ का कुछ बोल जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद में इसे उल्लेख में आता है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कुतश्च। जहां से वाणी मन के साथ लौट आती है उसे को हम व्यक्त नहीं कर सकते। हर सर्जक को, हर सृष्टा को, हर लेखक को मुसीबत आती होगी कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो मेरी भाषा कह नहीं पा रही, उसकी प्रतिभा भी उसमें जवाब दे जाती है। ये भाषा का कमाल है। भाषा एक सांकेतिक माध्यम है हमारा मनुष्य जाति का, जिससे हम एक सीमा तक की अपनी बात कह सकते हैं। इसलिए भाषा में संकेतों का बड़ा महत्व, इशारे का। सबसे बढ़िया कविता वो होगी जिसमें इशारा किया जाए, पूरी बात नहीं की जाए। इस मामले में अज्ञेय माहिर है, उनकी कविताएं ऐसी। खैर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, भाषा से और कुछ हूं, वो है लोक जीवन का हमारा ऑब्जर्वेशन, पर्यवेक्षण, जिसको यहाँ पहले भी कहा गया, बहुत जरूरी है। और उसके लिए देखिए बहुत प्रसिद्ध उक्ति है चाणक्य का, जो कोटली अर्थशास्त्र है उसमें एक परिशिष्ट में एक पंक्ति दी है चाणक्य की, जो अपने आप को सब विषयों का विद्वान समझता हो, धुरंधर मानता हो, उसको आगाह किया चाणक्य ने। सर्वज्ञता लोकज्ञता थी। सर्वज्ञ होने का मतलब है लोक चित्त का ज्ञाता होना। सर्वज्ञों के अलोकज्ञ मूर्ख तुल्य, जो अपने आप को सर्वज्ञ मानता है, लोक चित्त को नहीं जानता, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। कवियों के लिए, साहित्यकारों के लिए, जैसा मुक्तिबोध प्रेमचंद वगैरह, हम चाहे मजदूरों के बीच में बैठकर के बातें सुनते थे, नागार्जुन को देखिए आप, तो विराट जन जो सत्ता है हमारी, उसकी सारी बातें सुनना, उसका ऑब्जर्वेशन करना, उसको नोट करना कि अच्छे से काउंट कर रही है। तरानंद ने बहुत सारे उदाहरण दिए। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, लोक का ऑब्जर्वेशन, पर्यवेक्षण। एक और बात है, प्राय लोक विरुद्ध हमारी जो परंपरा का संस्कृति उसके विरुद्ध को लिख जाते हैं तो स्वीकार नहीं होती, जनता उसे कूड़े दान में डाल देती है। मेघनाथ के साथ यही हुआ। माइकल मधुसूदन दत्त ने वर्षों पहले काव्य लिखा मेघनाथ वध,
उसमें उन्होंने लक्ष्मण का ऐसा चरित्र खड़ा किया जो हमारे रामायण रामचरितमानस की उसकी जो परंपरा उसके खिलाफ। लक्ष्मण को छलिया बताया, लक्ष्मण को धोखे से मेघनाद का वध करते हुए बताया, और भी कुछ बातें ऐसी कही जो आपत्तिजनक थी। हालांकि इसका अनुवाद कृष्णगुप्त ने हिंदी में किया है मेघनाद वध का, तो उस मेघनाद वध को अस्वीकार कर दिया गया, उसे कभी किसी ने पढ़ने की कोशिश नहीं की। तो यद्यपि सिद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरण, हम अपने सृजन में ऐसी कोई बात नहीं लिखते जो स्वस्थ लोक परंपरा पर आघात करते हो और आप तुरंत काम करने के लिए अपनी पहचान बनाने के लिए लिखते हो कि मैंने कोई नई बात लिखी, वो लोग चित्र स्वीकार नहीं करेंगे। एक और है अजय प्रसाद की बात है, सृजन पहले दर्जे का सच है। इतनी बढ़िया बात, सृजन पहले दर्जे का सच है और आलोचना रचना पर आश्रित है, रचना आलोचना पर आश्रित नहीं। कि यहीं पर शंकर की मुझे उक्ति याद आई, तरंगे समुद्र की कहलाएगी, समुद्र तरंगों का नहीं कहलाएगा। समुद्रो ही तरंग क्वचन समुद्रो न तरंग। इसलिए सर्जना मूल चीज है और आलोचना उसके ऊपर निर्भर चीज है। फिर भी मैं मानता हूं कि आलोचना भी सृजन है, मैं मानता हूं कि शोध भी सृजन है। शोध और आलोचना, और इसको और बड़ा बनाऊं, ज्यादा व्यापक रूप दूं, किसान की मेहनत से पसीने से कमाई हुई जो खड़ी कुशल है वो उसका सृजन है, वो किसान का सृजन है। मजदूर जो अपना कुछ कपड़ा वगैरह मिल में सांधा बनाते हैं उनका सृजन है। तो सृजन ये नहीं कि केवल शब्दों और कला चित्रकला वगैरह है। सृजन एक प्रश्न ये है जो सनातन प्रश्न है जिसका अभी तक कोई हल नहीं ढूंढ पाए कि रचना आत्मनिष्ठ होती है, मतलब व्यक्तिनिष्ठ होती है, समाज या रचना की प्रकृति सामाजिक होती है। नगेंद्र जैसे चिंतक हो चुके हैं जिन्होंने जीवन पर यही कहा कि रचना आत्मा में व्यक्ति है। वो ये भूल गए कि आपके आत्मा में, आपके मन में समाज और पीढ़ियों के संस्कार बसे हुए कहा जाएंगे। इसलिए रचना की मूल प्रकृति सामाजिक है, ऐसा मानने में क्या तकलीफ हो रही है? उसको आत्मनिष्ठ मानना, आत्मा में व्यक्ति मानना, ये तो बात कोई बनी नहीं। शुक्ल जी का निबंध याद आ रहा मुझे जिसमें कविता क्या है, उसमें उन्होंने लिखा था, और ये आज की हमारी समस्या बन रही, साइबरी वगैरह, डिजिटल वर्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, सारी जटिलताएं बढ़ रही हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कविता क्या में कि जो जो सभ्यता के आवरण जटिल होते जाएंगे, पेचीदार कहते हैं, वो साहित्य रचना भी जटिल होती जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन रचना कविता हमेशा भावमूलक रहेगी, इमोशन बेस्ड रहेगी। ये उन्होंने कहा कि सभ्यता के सारे उन आवरणों को हिला के डोर को देखिए, अंत में भावों का स्पंदन मिलेगा। तो कविता साहित्य रचना का मूल आधार भाव है, विचार उसका सहायक है। सबसे श्रेष्ठ काव्य रचना वही होगी जिसमें भाव मूल रूप से है, विचार उसमें सहयोगी उचित अनुपात में, और उसमें ऐन्द्रिक बिंब है। भाव, विचार और बिंब विधान ये रचना को काव्य बनाना। अब मैं एक अद्वैतवाद जो दर्शन है शंकर का है वेदांत का, उससे इस साहित्य सृजन को जोड़ना चाहता हूँ जो मेरे ध्यान में आया। अद्वैत वेदांत किसी काम का नहीं जो शंकराचार्य है, वो शुद्ध स्वार्थी वेदांत है जिसमें खुद का मोक्ष चाह गया, समाधि लगाओ और निवृत्त हो जाओ, संसार से कोई लेना देना नहीं, इसे नहीं मानता। लेकिन विवेकानंद ने उसी अद्वैतवाद को अभिनव वेदांत के रूप में प्रचारित किया कि सब में एक ही आत्मा है, सब प्राणियों में एक ही चेतना है, तो दूसरे का दुख, दूसरे की भूख आपको क्यों नहीं परेशान करती है? वो हर आदमी अपराधी है। जो इतने भारतीयों के भूखे होते हैं, जो भोजन उसके बावजूद भी मुंह में कौर रखता है, तो अपने को अपराधी नहीं मानता, उसको धिक्कार है। ये अभिनव वेदांत, इसका हमारे साहित्य से बहुत बड़ा ताल्लुक है। सबकी मुक्ति एक साथ, सबके दुख हमारे दुख, सबका सुख हमारी तादाद में है, जिसको शुक्ल रस दशा कहते हैं, जिसको भावियों कहते हैं। ये हमारे सृजन की मूल धर्मिता है, ये हमें ध्यान रखना है। एक और है जो मैंने आचार्य प्रसाद जी से लिया कि रचना की इच्छा क्यों व्यापक रख गया। यहाँ अच्छी बात कही थी हिमांशु जी ने कि यहाँ कुछ सवाल भी किए जाएंगे जिनका जवाब ढूंढना जरूरी नहीं है, सवाल को आगे चर्चा होती है। शिश्रिक्षा क्यों? शिश्रिक्षा शब्द का मतलब रचनात्मक इच्छा, विल टू क्रिएट समथिंग। ये शिश्रिक्षा क्यों है हमारे लिए? मुझे लगता है कि जैसे हम किसी के सृजन है
परासत्ता को, ईश्वर को मानो मत मानो, पर वो ऋग्वेद का जो नासदी सूक्त है उसके बाद अगर हम चले तो हम भी तो सृजन है, ये सारा यूनिवर्स भी तो सृजन है, वो किसी बहुत बहुत जोरदार सत्ता का सृजन है। तो हम जब सृजन है तो फिर हम सृजन क्यों नहीं करें? हमारा दायित्व बनता है कि हम जिसके सृजन है तो हम भी सृजन करें। सृजन की व्याकुलता बहुत बड़ा प्रश्न है लेखकों के लिए, जिसको उत्तर तलाशना चाहिए। मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। एक सौंदर्य पर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आचार्य ने सौंदर्य की बात की थी, प्रेमचंद ने जो सौंदर्य के मानदंड नए बदले 1936 में लखनऊ के अधिवेशन में, साहित्य का उद्देश्य प्रगतिशीलता, अब हमें सौंदर्य के मानदंड बदलने होंगे। तो उसमें प्रसाद की लाइन को याद दिला, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, ये लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो। ये प्रसाद के युग का सौंदर्य, उसी से मैं प्रेमचंद लिख रहे हैं कि सौंदर्य का मान बदलना चाहिए। हमें किसान की पत्नी जो पसीने से बाल धुलते हुए पसीना टपक है, उसकी उसमें सौंदर्य देखने का प्रयास। सौंदर्य ये भी देखिए व्यक्ति और वर्ग के सापेक्ष होता है। सौंदर्य सार्वजनिक सार्वभौमिक नहीं है। इसका उदाहरण भी प्रेमचंद ने निबंध में दिया है कि सेठ जी अपने बगीचे बना करके रंग बिरंगे पक्षी लाए, उनके आवास में करके आराम से बैठ के आनंद ले रहे पक्षियों का। वही पक्षी किसान के खेत में पहुंच जाते, किसान गोफण से उन पक्षियों को भगाता, वो दुश्मन है उसके बच्चों का। किसान के लिए वो सौंदर्य नहीं है जो सेठ के लिए। तो सौंदर्य के लिए भी सापेक्षता है। फिर सौंदर्य के भी दो विभाग किए जाते हैं, एक गत्यात्मक सौंदर्य और एक स्थैतिक सौंदर्य, डायनेमिक एस्थेटिक्स एंड स्टैटिक एस्थेटिक्स। डायनेमिक एस्थेटिक्स ज्यादा प्रभावित करता है पाठकों को। उसका बहुत बढ़िया उदाहरण शाकुंतल ने दिया है। दुष्यंत हिरण वो शिकार करने निकले और हिरण दौड़ता हुआ उनके आगे आगे जा रहा है। वो गत्यात्मक सौंदर्य का सबसे बढ़िया उदाहरण। अपनी गर्दन टेढ़ी की हुई, घास के तिनकों को मुंह से डालते हुए, घबराया हुआ मुंह से झाग निकल रहे हैं, वो धरती पर कम और आकाश में ज्यादा दौड़ रहा है। ग्रीवा भंगा विरामम मूरन पतति चंदने बद्ध दृष्टि पश्चादेन प्रविष्ट शरपतन भयात् भूयश पूर्वकायम दरभे रवदादीडे शमित व्रत मुखे वृंशिविर कीर्ण वर्तमा और स्तोयम प्रयात, ऐसा उसमें अंतिम लाइन है। ऐसा है ये गत्यात्मक सौंदर्य ज्यादा घुंघराले बाल ज्यादा अच्छा लगता है। हालांकि आजकल लड़कियां महिलाएं सीधे बाल रखने लगी, सौंदर्य का मान बदलते रहते हैं। तो घुंघराले बाल, दो रेखा कीजिए, एक वक्र रेखा हो एक सीधी रेखा हो। वक्र रेखा हमें ज्यादा अपील करेगी, हाँ वक्र रेखा। तो गत्यात्मक सौंदर्य, स्थैतिक सौंदर्य, इसमें भी भेद है। और सौंदर्य के साथ जुड़ी हुई बात जो यहाँ जिसकी चर्चा नहीं हुई, सौंदर्य वस्तुनिष्ठ होता है या आत्मनिष्ठ या उभयनिष्ठ। हमारे देखने वाले के आंख में सौंदर्य होता है या गुलाब अपने आप में सुंदर है या दोनों बातें हैं। हम भी सुंदर देखना चाहते हैं, वो भी सुंदर। इस पर शुक्ल जी ने चर्चा की, सब विद्वानों ने सोचा सौंदर्य शास्त्र, खास करके जो रमेश कुंतल मेघ का अर्थात सौंदर्य जिज्ञासा एक बड़ा ग्रंथ है और बड़ा उपभोग ग्रंथ है, उसमें इसकी चर्चा की। तो ये जो सौंदर्य का विभाजन है, इसमें ये प्रश्न और खड़ा होता है कि मैंने कई लोगों से पूछा, उत्तर नहीं मिला। कोई भी चीज हमें सुंदर क्यों लगती है? ये बहुत बड़ा मौलिक प्रश्न है और ये चित्रकला का हमारे सबका एक मूल प्रश्न है साहित्य का। कोई चीज सुंदर क्यों लगती है? कोई चीज बदसूरत कुरूप क्यों लगती है? हजारी प्रसाद के निबंध में थोड़ी सा संकेत किया गया कि सुंदर चीज इसलिए सुंदर लगती है कि हमारे लिए पोषक है, हमारे लिए उपयोगी है, हमारे लिए हितैषी है, इसलिए वो सुंदर लगती है। गुलाब का फूल, दूध, दही, ये सब। और दूसरी तरफ अगर धतूरे का फूल हो या ऐसा कोई मलमूत्र वाली रोड़ी हो, वो क्यों देखो वो हमारे जीवन के लिए घातक है, हमारे जीवन की विरोधी है, हमें पसंद नहीं आती, हमसे उसको कोई लाभ नहीं होता, कोई हित नहीं होता। इसके बीच की चीज और है। नीम का पेड़ खाओ तो कड़वाहट लगेगा लेकिन उपयोगी है, इसलिए नीम को सुंदर मानना चाहिए। खैर, एक और प्रश्न जो प्राय मुझे परेशान करता है, रचना की लोकप्रियता बनाम श्रेष्ठता। हर श्रेष्ठ रचना
रचना हो लोकप्रिय आवश्यक नहीं, हर लोकप्रिय रचना श्रेष्ठ हो ये भी आवश्यक नहीं। तो इसके बारे में भी हमें कुछ अपने मन ही मन कुछ मानदंड बनाने चाहिए कि जो गोदान लोकप्रिय भी है और श्रेष्ठ भी है। कामायनी श्रेष्ठ है, लोकप्रिय नहीं है, उतना विशाल पाठ्यक्रम तक नहीं पहुंचती। तो ये भी हमारे बीच में प्रश्न आता है, यही संप्रेषणीयता का भी सवाल आता है। लेकिन मैं समझता हूँ सभी रचनाएं सभी लोगों के लिए नहीं होती। पाठकों में वर्ग चरित्र होता है, पाठकों के पसंद नापसंद होते हैं, उनका अपना संस्कार आते हैं, उनकी अपनी रुचि अरुचि होती है, शुक्ल चित्र में पाई जाती है, अजय प्रसाद में पाई जाती है। एक और है परंपरा बोध हमारे बहुत जरूरी है। मुझे याद है कि कार्ल मार्क्स ने जो अपना दास कैपिटल लिखा, उससे पहले उन्होंने जर्मनी और यूरोप के तमाम जितना वाङ्मय उपलब्ध था परंपरा का सबको खंगाला, हीगेल को, फायरबाख को, सबको लिखा। उसके बाद उन्होंने थीसिस लिखी। और हमारे यहाँ कई साथी ऐसे प्रगतिशील देखे जाते हैं जो संस्कृत वाङ्मय से कटे हुए हैं, पढ़ना ही नहीं चाहते, अरुचि है, इसमें क्या पढ़ना है, पुरानी बातें उनकी पूजा पाठ के धर्म जैसा कुछ नहीं। लेकिन जो स्कॉलर हुए हैं हमारे असली प्रगतिशील, रामविलास शर्मा को देखिए, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय को देखिए जिन्होंने लोकायत लिखा, हरिशंकर परसाई को देखिए, नामवर सिंह को देखिए, संस्कृत वाङ्मय से गुजरने के बाद उसके बारे में कहते हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने परंपरा का ज्ञान, भारतीय वाङ्मय का भी हम अध्ययन करें, उसको आत्मसात करें। यहाँ एक समस्या आई कि बीच में ओरिएंटलिज्म आ गया, ओरिएंटलिज्म ने सब गुरुगोबर कर दिया। ये मैक्स मुलर वगैरह से जो पर्टन थी, विलियम जोन्स वगैरह, इन सब ने औपनिवेशिक मानसिकता, क्रिश्चियनिटी को सबसे श्रेष्ठ मानते हुए, ब्राह्मणों के दुर्ग को तोड़ने की मंशा रखते हुए, और ये जो कार्य किए हैं, कार्य उनका सराहनीय और मेहनत की है, लेकिन उनका नियत खराब है, यूरोपियंस की नियत खराब है। इसलिए प्राच्य विद्या ओरिएंटलिज्म के माध्यम से न पढ़ करके जो नई दृष्टि हमारी भारत विद्या के रूप में चली है, मूल रूप से हमें भारतीय वाङ्मय को अपने हिसाब से पढ़ना चाहिए, बजाय औपनिवेशिक दृष्टि। औपनिवेशिक दृष्टि इतनी है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम तो कह रहे हैं। वर्षों तक इतिहास लिखेंगे भारत में, आर्य बाहर से आए थे, नहीं आर्य ही के थे, और ये हुआ, द्रविड़ों को भगा दिया, और ये वो ये सारी औपनिवेशिक चीजें थी जिनको भुला देना चाहिए, नहीं इसके सिवा। लंका का लेखक हुआ सुशांत गुणतिलकी, उसकी किताब है द क्रिपल्ड माइंड, कुचले मस्तिष्क का स्वयं प्रकाश अनुवाद है। उसने यही कहा है कि हम अपना औपनिवेशिक भावना है उसको छोड़ें और अपने हिसाब से पढ़ें। एक और बात मुझे दो बातें में कहूँ, आलोचना और शोध की सृजन मैंने कहा, इसके बारे में उदाहरण देखिए। आलोचना सृजन कैसे है उसके मैं उदाहरण दे रहा हूँ। दूसरी परंपरा की खोज नामवर्ती का ग्रंथ है, वो सृजनात्मक आलोचना का बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है। दूसरा ग्रंथ है उनके गुरु जी कबीर लिखने वाले अजय प्रसाद द्विवेदी का कबीर ग्रंथ है, वो सृजनात्मक आलोचना का आदर्श उदाहरण है। और इसी तरह से रामविलास जी का जो निराला के साहित्य साधना भाग 1 है, वो भी सृजनात्मक आलोचना, राम की शक्ति पूजा की जो उन्होंने व्याख्या की सुंदर, वो कविता के बराबर सृजन बोले लगे। तो आलोचना भी सृजनात्मक, रूखी टर्मिनोलॉजी में जो आलोचक होते हैं उन्हें मैं पढ़ना नहीं चाहता, और मुझे पढ़ते हुए तकलीफ होती है कि ये इसको आलोचना नहीं है। पारिभाषिक शब्दावली कम से कम हो, और सृजनात्मक हमारे को शोध भी सृजन है। शोध इसलिए सृजन है कि विश्वविद्यालय में शोध पर जोर दिया जाता है। आजकल जो शोध हो रहे हैं वो आलोचना के नाम पे शोध मान लिए जाते हैं, जबकि शोध की परिभाषा बहुत छोटी सी है, नए तथ्यों की खोज अथवा ज्ञात तथ्यों की नई व्याख्या की शोध। तो ये भी सृजन है, ऐसा मैं मानता हूँ। अंतिम में अपनी बात कहूँ कि मुझे भी समय का ध्यान रखना चाहिए। जिन वक्ताओं ने कम समय लिया उसमें मैंने फायदा उठा लिया 5 मिनट। और साहित्य की स्वायत्तता का प्रश्न मेरे दिमाग में बार बार आता है, सॉवरेनिटी ऑफ लिटरेचर, जिसके अज्ञे समर्थक थे, जिसके बहुत सारे समर्थक हैं, और मेरा बार बार ध्यान जाता है कि साहित्य पर किसी वाद का कंट्रोल क्यों हो। नंद दुलारी वाजपेयी का निबंध है नवीन यथार्थवाद और साहित्य, उसमें नंद दुलारी खतरा महसूस करते हैं कि मार्क्सवाद हो चाहे कोई वाद हो, वो साहित्य का नियामक बनकर के न आए, साहित्य का सहयोगी बन करके आए, साहित्य को समृद्ध करने के रूप में आए, लेकिन वो कंट्रोलर ऑफ लिटरेचर न बने, जैसे उन्होंने। तो ये जो साहित्य की स्वायत्तता है, इस पर भी मैंने सोचा कि वाद से क्या है। शुक्ल जी लिखते हैं कि लोग कविता भी लेकर के वाद लिखने लगते हैं, और वाद कविता की सार सत्ता कोई चढ़ जाता है। तो वाद
साहित्य की स्वायत्तता को प्रभावित करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, ये प्रश्न है। तो मैंने अपने ढंग से सोचा इसका क्या सॉल्यूशन हो। आप न रहे बात से हट जाए, बात कंट्रोल नहीं हो, लेकिन साहित्य की स्वायत्तता हमेशा समाज सापेक्ष होती है। सोसाइटी से रिलेटेड समाज के बेहतरी के लिए आपकी स्वायत्तता प्रतिबद्ध होगी, इतना तो कम से कम होना ही चाहिए। बात को छोड़िए, आपको साहित्य की स्वायत्तता हो पर समाज सापेक्ष हो, इससे बिना कला के लिए इसलिए जो सारी चीजें हैं, विचारधारा, प्रतिबद्धता, पक्षधरता, कमिटमेंट, आइडियोलॉजी, इन सब चीजों के बावजूद मैं दो उदाहरण नाम देता हूँ। एक प्रेमचंद है, एक रविन्द्रनाथ ठाकुर है। एक पे बात का प्रभाव है, एक पे नहीं है। तो ये दोनों हमारे लिए आदरणीय है, दोनों पठनीय है, दोनों महान है। लेकिन इनमें से चुनना हो तो एक तो बहुत खुला क्षेत्र में जीवन की समग्रता, संपूर्णता है, और एक ये है कि उन्होंने मनुष्य के भौतिक दुखों को प्रकट करने के लिए गोदान लिखा, और मनुष्य की जो एसेंशियल उनके बारे में लिख करके अपनी बात समाप्त कर दी, जो पूर्णता दूसरे बड़े लेखकों में देखेंगे। तो ये मैं तुलना नहीं कर रहा, तो मुझे लगता है समाज सबसे बढ़िया बात अंत में अजय प्रसाद द्विवेदी की, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। कितना बढ़िया, बहुत सुविधाजनक, कंफर्ट जोन है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। मनुष्य के सारे दुख सुख, सारी समस्याएं, उसकी सारी पीड़ाएं साहित्य का विषय बने, और ये इस तरह से चर्चा हो। सबसे अंत में, सबसे संकट में मुझे डाला फिल्म में, से जो भी मैं कह सकता था आपसे निवेदन किया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।